हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बुक की यूनिट नंबर 4 जिसका नाम था प्लांट फिजियोलॉजी। और उस यूनिट में हमने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को कवर कर लिया है। अब बारी है पढ़ने की रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो भैया ये जो रेस्पिरेशन है इन प्लांट्स में, ये सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको एक्सप्लेन करेगा ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एज वेल। आप यही चीज़ें सेम ह्यूमंस में भी देखेंगे। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने हमेशा से ये बात बोली है, चैप्टर नंबर 11 दैट वाज फोटोसिंथेसिस एंड चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, यही दो चैप्टर ऐसे हैं आपकी पूरी 11th क्लास की बुक में जो आपको थोड़ा फील देते हैं कि आप बड़े हो गए हो, कि आप थोड़ा सा अच्छी बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ये वाला फील आपको सिर्फ यही दो चैप्टर देते हैं। मतलब आप सोचते थे ना, अरे बायोलॉजी में तो क्या ही होगा, क्या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने वाले चैप्टर हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, अबाउट ऑफ विच फोटोसिंथेसिस को तो हम बड़े आराम से बढ़िया से ख़त्म कर चुके हैं। अब बारी है पढ़ने की रेस्पिरेशन। क्या बारी है पढ़ने की? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इन इटसेल्फ बड़ा सा टॉपिक है, हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड है। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा सारी वीडियोज़ को सीरीज़ में देखिएगा। जैसे आज पार्ट 1 वीडियो है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सीखते हैं कि रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता क्या है। तो मैं ये सब समझाने से पहले आपको एक चीज़ समझाऊंगी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ब्रीदिंग या व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, मैं अगर आपसे मतलब एकदम लेम लैंग्वेज में पूछूं तो आप क्या बोलोगे? अभी आपको क्या पता है? मैं ह्यूमंस का भी अगर पूछूं तो आपको क्या पता है? रेस्पायर मतलब आप सभी बैठ के ये बोल रहे हो टू इनहेल एयर and to exhale carbon dioxide. This process is known as respiration. आप सभी को यही पता है, इनफैक्ट मुझे भी यही पता था। बट what is respiration? तो respirations के टर्म्स अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। what is respiration समझिए आप यहाँ पे। respiration in itself is a complex process. respiration कैसा प्रोसेस होता है? in itself is a complex process. What do you understand by complex process? complex process का ये मीनिंग होता है कि एक इस respiration के अंदर कई सारी processes include होंगी, कई सारी processes include होंगी। Now what are the different processes include in respiration? So let's discuss them. Number one is breathing. Number one is breathing. First step that is included in respiration is breathing. ब्रीदिंग मीन्स सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है? ब्रीदिंग के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए मैम ये तो हमें समझ में आ गया। अब एयर आ चुकी है आपके लंग्स में, तो अब क्या होगा? सेकेंड चीज इज गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज किसके बीच में होता है? पहली बार जो गैशियस एक्सचेंज होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है बिटवीन लंग्स की एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल। बीवी का मीनिंग है ब्लड वेसल एंड ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल। तो सेकेंड स्टेप इज गैशियस एक्सचेंज, मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स की एल्वियोलाई में आ जाता है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल स्टेप्स देख लो, अभी आप याद कर लो। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, तो वहाँ आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, बहुत ईजी है। अब फाइनली हमारे ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन आ गई है, तो थर्ड स्टेप होगा उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। अब वो जो बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आ चुकी है, अब हमें उस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के वेरियस टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना है। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन। नाउ व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप, अब जो पूरी की पूरी ऑक्सीजन है वो अभी हमारे ब्लड में है, ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल के किस में भेजना है? वापस से टिश्यू में भेजना है। तो अगेन गैशियस एक्सचेंज या फिर डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। फिर से फोर्थ स्टेप में क्या होगा? गैशियस एक्सचेंज। फिर से फोर्थ स्टेप में होगा गैशियस एक्सचेंज, बट दिस टाइम गैशियस एक्सचेंज विल बी बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन ब्लड वेसल
एंड टिश्यूज। किस किस में होगा आपकी बार? बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप। नाउ सिनेरियो ये है कि सारे का सारा ऑक्सीजन जो है वो किस में पहुंच चुका है? सारा का सारा ऑक्सीजन टिश्यूज के पास पहुंच चुका है। अब क्या होगा? टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए थी, ठीक है, चाहिए, मिल गई ऑक्सीजन, लेकिन उसको ऑक्सीजन चाहिए क्यों? क्यों चाहिए उसे ऑक्सीजन? बिकॉज आपने जो भी खाना खाया या फिर जो भी खाना, अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो सिंथेसाइज हुआ, हम तो प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो बोलो प्लांट्स की बात कर लो, अगर उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुआ था, याद आ रहा है फोटोसिंथेसिस में हमने कार्बोहाइड्रेट बनाया था, जो भी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुआ है उसको तोड़ने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमको ऑक्सीजन चाहिए। और उसे तोड़ क्यों रहे हैं बताओ जल्दी? कार्बोहाइड्रेट मिला था, हम उसको एज ए एनर्जी यूज कर लेते, क्या जरूरत है उसको तोड़ने की? क्योंकि आप जानते हैं हर कहीं हर कुछ नहीं चलता। इंडिया में डॉलर नहीं चलेगा, अमेरिका में रुपया नहीं चलेगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी, अगर हमारी बॉडी को समझ आता है कि अरे ये एनर्जी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में होना चाहिए? हमेशा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसीलिए जो भी फूड हमने कंज्यूम किया है, एवरीथिंग दैट वी कंज्यूम, ऑल द फूड, या प्लांट ने जो भी सिंथेसाइज किया है, बेटर देन फूड मैं यहाँ पे कार्ब लिखना चाहूँगी, जो भी कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज हुआ है या आपने कंज्यूम करा है, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। किस में कन्वर्ट होना चाहिए? एनर्जी के लिए उसको कन्वर्ट होना चाहिए एटीपी में, और ये कन्वर्जन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट बन गए थे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन आ गई विद द 4 स्टेप्स जो यहाँ पे अभी आपने देखा। अब जो लास्ट स्टेप होती है, द 5th स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये जो लास्ट स्टेप होती है, इट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे टूट के एटीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो लास्ट स्टेप जो होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब किसके अंदर होता होगा? सेल के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं बॉडी की एनर्जी करेंसी में, दैट इज एटीपी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Respiration is a complex process which include 5 further processes. Number 1, breathing, simple gaseous exchange होता है, inhale and exhale. Second step is diffusion या gaseous exchange between किसके बीच में? Between the blood vessel and the lung. Third step is transport of oxygen to tissues. Fourth step is gaseous exchange again, लेकिन अब किसके बीच में? अब की बार between blood vessel and tissues. लास्टली आप देखो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एटीपी में कन्वर्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट? पक्का? तो इस चीज को याद रख लो, यही इस पूरे यही नहीं, ये 4 प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेशन नाम का एक चैप्टर है, वहां देखेंगे। अभी जो आपको देखना है दैट इज द लास्ट स्टेप, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इट इज वेरी सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब में एक जैसा ही होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो इसी चीज को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द टोटल एम ऑफ इज दिस चैप्टर रेस्पिरेशन इज टू टीच यू cellular respiration, not the whole of the respiration, just the cellular respiration. Clear? तो what is cellular respiration? ये erase कर सकती हूँ मैं? Okay, चलिए erase करते हैं इसको और अब देख लेते हैं what is cellular respiration. Oxidation of food material. Oxidation मतलब breakdown in presence of oxygen. Oxidation means addition of oxygen or breaking down in presence of oxygen. Breaking of carbon-carbon bond of complex molecule. तो ये जो कार्बन-कार्बन बॉन्ड है ये किस में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स. Okay, the oxidation of food material, that is breaking of carbon-carbon bond within the cell
to release energy for ATP synthesis is called cellular respiration. तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं वो क्यों तोड़ रहे हैं? व्हाट इज आवर एम? टू प्रोड्यूस ATP, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी करेंसी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बॉडी को समझ आता है एज एनर्जी, दैट इज जस्ट ATP. उसके अलावा हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि यार ये भी एनर्जी हो सकता है, वो भी एनर्जी हो सकता है. एनर्जी के नाम पे सिर्फ उसको पता है ATP और कुछ भी नहीं. ठीक है, दिस एनर्जी, अब ये जो ATP प्रोड्यूस होंगे ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? दिस एनर्जी इज यूज फॉर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग एटसेट्रा. तो ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस आर रनिंग, आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी बिकॉज of the ATP production, because of the presence of ATP. अगर ATP है तो ये सारी essential processes आपकी बॉडी में हो रही हैं. अगर ATP खत्म हुए तो आप खत्म. एनर्जी नहीं है तो फिर खत्म ही हो, और क्या, फिर ऐसे 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 झूलोगे धीरे धीरे और फिर गिर पड़ोगे. तो बस अगर एनर्जी नहीं है, एनर्जी भी क्या, अगर ATP नहीं है तो काम नहीं चलेगा. और ATP बनते कैसे हैं? तो जो भी हमने फूड खाया या जो भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स था और जो भी हमने सांस ली तो ऑक्सीजन मिली. अब वो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को, जो ऑक्सीजन हमने ली वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगी, तोड़ेगी और अब ATP बन जाएंगे. और फिर हमारी बॉडी ATP को यूज करेगी फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. ओके, डन. चलिए आगे देखते हैं. अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज रिस्पायर्ड इज फोटोसिंथेसिस. तो भैया अगर मैं बात करूं कौन सी चीज है जिसका रेस्पिरेशन हो रहा है, आप अभी मैंने समझाया ना अभी आपको, क्या चीज टूट रही है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्या चीज रेस्पायर्ड हो रही है? तो आप बोलोगे मैम ठीक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, अभी आपने समझाया था. हाँ ठीक है, बच्चे समझ गए, बहुत होशियार हैं. कि क्या वो चीज है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट के ATP रिलीज कर रही है? आप बोलोगे मैम दैट इज कार्बोहाइड्रेट. वेरी इजी. ओके, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस ऑन दिस अर्थ? कार्बोहाइड्रेट्स जो भी सिंथेसाइज हो रहे हैं अर्थ पे वो कैसे हो रहे हैं? सो व्हाट विल यू गोना आंसर मी? बताओ. The only source is photosynthesis. पढ़ के आ चुके हैं हम. क्या थी रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी CO2 in presence of H2O reacts in presence of sunlight and chlorophyll forms C6H12O6 plus H2O. यही था इक्वेशन. अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पे 6 आ जाता है और यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ पे भी शायद 6 आ जाता है और यहाँ पे भी 6 आ जाता है. ऐसे करके रिएक्शन बैलेंस हो जाती है ना. तो ये जो थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन थी और इससे हमें अल्टीमेटली, हमारा मुद्दे की बात ये थी कि अल्टीमेटली जो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है ऑन दिस अर्थ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स क्या है? फोटोसिंथेसिस. सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस. तो अब क्या चीज़ रिस्पायर हो रही है? अगर मैं आपको समझाऊं तो सीधी सी बात हिंदी भाषा में, फोटोसिंथेसिस का उल्टा रिएक्शन होता है द रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन. अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, इफ आई जस्ट रिवर्स दिस रिएक्शन, मैंने अब की बार में C6H12O6 का ब्रेक डाउन करा दिया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैंने अब की बार C6H12, यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती थी ना, तो मैंने अब की बार C6H12O6 का ब्रेक डाउन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. रिएक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स? द प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड and water. The products will be carbon dioxide and water. So this is the reaction for respiration. Just उल्टा of photosynthesis का reaction. तो आपको दोनों रिएक्शन अलग अलग नहीं याद करते बैठना है. एक रिएक्शन याद कर लो फोटोसिंथेसिस का, उसका उल्टा करके लिख देना, तो दैट विल बी रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन. रिएक्शन देख के हमें क्या समझना है? हमें देख के ये समझना है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O रिएक्ट कर रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और यहाँ पे बना ले रहे थे कार्बोहाइड्रेट. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बन गया है, अब फिर से ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा और ये टूट के CO2, H2O और प्लस यहाँ पे ATP दैट इज एनर्जी रिलीज करेगा. गॉट माई पॉइंट? समझ आ गई कहानी पूरी? तो हमने ये वाली रिएक्शन, रेड कलर वाली रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ ली है. नाउ इट्स टाइम टू स्टडी दिस वाइट वाला रिएक्शन इन दिस चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स.
ओके स्टूडेंट्स, चलें आगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इन चैप्टर्स को पढ़ाने में, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, फील देते हैं ये 11th क्लास वाला। मेरे हिसाब से फील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाई तो फिर हो ही जाएगी, फील ही नहीं है तो फिर पढ़ोगे कैसे? तो फील लेते हुए पढ़ो, मज़ा आएगा तुम्हें। ओके, नाउ compounds that are oxidized during respiration are called respiratory substrate। अब जिस भी सब्सटेंस का ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो किस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है? अभी आपने सीखा द कार्बोहाइड्रेट्स आर द वन जिनका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब मोस्ट कॉमनली जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन होता है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स इन सब का रेस्पिरेशन नहीं होगा, इनका भी होता है। बट मेनली आपकी अगर डाइट में आप प्रोटीन्स ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, तो सबसे पहले या सबसे जल्दी कौन इनमें से रेस्पायर होगा, कौन टूटेगा, कौन सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बिकॉज उनका ब्रेकडाउन सबसे पहले और सबसे जल्दी होता है। तो जिस भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कहलाते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एंड इट कुड बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीजन, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एनीथिंग। ओके, चलिए बढ़िया। तो हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी सीख लिया। नाउ द एनर्जी रिलीज इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली बट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। अब जो भी एनर्जी निकलती है उसको हम लोग एटीपी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को एनर्जी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एटीपी ही पता है। उसके अलावा एनर्जी करेंसी दूसरी हमारी बॉडी नहीं जानती। एनर्जी किसी भी फॉर्म में निकली हो, आपको उसको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ओके, when energy is needed ATP is broken down, hence ATP acts as energy currency of the cell। मुद्दे की बात जो सीखनी है वो क्या सीखनी है कि भाई कुछ भी एनर्जी हो उसको हमको अल्टीमेटली एटीपी में बदलना होगा। एटीपी इज द करेंसी जिसको हमारी बॉडी पहचानती है, द एनर्जी करेंसी। अब क्या होगा, अब कहीं भी ज़रूरत है तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में छोड़ो ना, हमारे इंडिया में रुपया चलता है, द रुपये इज़ द करेंसी। अब मुझे कुछ भी चाहिए, मेरे पास चाहे डॉलर हो, मेरे पास चाहे यूरो हो, मेरे पास चाहे क्या क्या होते हैं, येन वेन जो भी होते हो, मुझे अल्टीमेटली उन सारी करेंसीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीज़ में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपीज़ में। तब जाके मैं अपनी ज़रूरत इंडिया में पूरी कर पाऊंगी। अगर मुझे इंडिया में कुछ सामान की ज़रूरत है तो डॉलर काम नहीं करेगा, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपी, तब जाके फिर मैं रुपी खर्च करूंगी और अपना काम निकालूंगी। सिमिलर प्रोसेसेस अकरिंग इन आवर बॉडी। कुछ भी एनर्जी हो, एनी एनर्जी, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अब बॉडी एटीपी का खर्चा करेगी, एटीपी को खर्च करके अपनी ज़रूरतें पूरे करेगी। वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो यहाँ पे मैं कुछ तो भी बना दे रही हूँ, ये दिस इज सम बैड एनर्जी, मतलब बैड एनर्जी नहीं, कुछ तो भी एक एनर्जी है, कोई सी भी एक रैंडम एनर्जी है, रैंडम एनर्जी। और ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे ये हमारी बॉडी है। बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, दिस इज आवर बॉडी, बाइसेप्स हैं हमारी बॉडी के, दिस इज आवर बॉडी। हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी और वो कुछ रैंडम एनर्जी थी। अब हमारी बॉडी चाहती है उस डायरेक्टली उस एनर्जी को यूज़ कर लेती, लेकिन नो, हमारी बॉडी को उसको पता ही नहीं, हमारी बॉडी इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट रैंडम एनर्जी। तो दिस रैंडम एनर्जी विल गोना कन्वर्ट इट इनटू सम अनदर टाइप ऑफ एनर्जी विच इज ATP। Now our body will use this energy, break will this energy and use energy to perform all its activity। कहानी समझ आ गई होगी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है, मैंने सोचा बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा मूड इनलाइटन करने के लिए ये सब। कितनी सुंदर बॉडी है ना। चलें आगे, चलो। फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स गेट ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन लगती है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, इन प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज अकर वाया स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। अब देखो प्लांट्स में एक्चुअली दिक्कत क्या आ जाती है, अगर मैं आपका पूछूं तो आप तो आराम से बोलोगे मैम हम तो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो उससे हमको ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और ऑक्सीजन एक बार अगर बॉडी के अंदर आ गई मतलब हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन तो आराम से हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। मैंने कहा प्लांट का बताओ, चलो प्लांट में क्या होगा। प्लांट तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे,
फोटोसिंथेसिस पढ़ के आ रहे हो ना, तो तुमको इतना तो पता है कि प्लांट्स तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेते हैं। तो अब उनमें क्या हो भाई, उनमें कैसे हो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन तो वो पूरी निकाल दे रहे हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। तो इन प्लांट्स ऑल्सो गैशियस एक्सचेंज अकर, they also need oxygen at some point of time, and that gaseous exchange, plant के पास में नाक नहीं है, they don't have that proper respiratory system, they have stomata and lenticels, they have stomata and lenticels। तो इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हो, 11वीं कक्षा के छात्र हो तो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स दोनों तुम्हें पता होंगे। अब जिन्हें नहीं पता, जो आज पहली बार पढ़ने आए हैं, चलो उनको हम समझा देते हैं क्या होते हैं स्टोमेटा और लेंटिसेल्स। ये लीफ है, लीफ के सरफेस पे वी हैव स्मॉल पोर्स ऑन बोथ द सरफेस। ये तो ऊपर वाला सरफेस तो मैं दिखा पा रही हूँ, नीचे वाला मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे पास 3D डायग्राम की जुगाड़ नहीं है यार, है ना। तो यहाँ पे पूरी लीफ की सरफेस पर स्मॉल 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 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। दीज ओपनिंग्स आर रेफर टू एज स्टोमेटा, दीज ओपनिंग्स आर रेफर टू एज स्टोमेटा। और लेंटिसेल्स क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं स्टेम की, दिस इज द स्टेम, अरे कैसा गंदा स्टेम बन गया, छी छी। अगर हम बात करते हैं स्टेम की, दिस इज द स्टेम। तो स्टेम पे क्या होता है, स्टेम पे बार्क होती है, बार्क छाल, छाल प्रेजेंट होती है। बार्क के बीच में ऐसे क्रैक्स होते हैं, अगर आपने भैया ध्यान दिया हो तो ऐसे करके क्रैक्स होते हैं। तो क्रैक्स होने के कारण वहाँ पे ऐसे लेंस शेप की ओपनिंग्स बन जाती हैं। एक्चुअली क्रैक्स ऐसे नहीं होते, मैं एग्जैक्ट बताऊँ मोर एक्यूरेटली तो इस तरीके से क्रैक्स हो जाते हैं बिटवीन द बार्क। So these lens shaped cells, ये जो lens shape की cells होती है in the bark, these are referred to as lenticels, these are referred to as lenticels। तो through these lenticels and stomata gaseous exchange in plant occur, और plant भी अपनी ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है मन में, क्या क्वेश्चन आता है, why plants need no specialized respiratory organ? प्लांट्स में हमारी तरह ही कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता? तो देखते हैं क्यों नहीं होता, चलो डिस्कस करते हैं। डज प्लांट ब्रीथ, क्यों नहीं है उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम? क्योंकि पहला रीजन, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैशियस एक्सचेंज नीड, जो सो गैस ट्रांसपोर्ट इज वेरी लिमिटेड। अब हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? देखो सुनो, इसलिए है क्योंकि सपोज मेरे सर को यहाँ पे, यहाँ एक मेरे ब्रेन की सेल है उसको ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरे मेरे यहाँ पे फुट की सेल है उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब मेरी बॉडी में एक्चुअली क्या पंगा है, इस जो ये दिमाग की मेरी सेल है इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले ले, इसके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को वो ले पाए। सिमिलरली जो मेरे फुट की सेल है, मेरे पैर की सेल है, उसके पास भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले ले, दोनों ऐसी नूबड़े हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो अब इसीलिए हमारी बॉडी ने दिया एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कि सर की ब्रेन सेल, फुट सेल, तुम टेंशन मत लो, हम ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। पहुंचाना मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सारा गैस वैस लेना, पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम करने, सब किसका काम हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज, ट्रेकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, इन सब का काम हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ब्लड के थ्रू हम वो ऑक्सीजन, ब्रेन सेल तुमको भी पहुंचा देंगे, फुट सेल हम तुमको भी पहुंचा देंगे। ठीक है, प्लांट्स में क्या बढ़िया काम है, प्लांट्स की हर एक सेल, हर एक ऑर्गन ऑफ प्लांट बॉडी, वो अपनी गैशियस एक्सचेंज की नीड खुद ही पूरी कर लेते हैं। उनके पास ये एबिलिटी है कि वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली गैशियस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब अगर खुद सोचो, ये ब्रेन सेल अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर रही होती, फुट सेल अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर रही होती, तो मुझे क्या ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती? नहीं पहुंचानी पड़ती। प्लांट में यही हो रहा है, सब अपनी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर ले रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट लिमिट हो गया। वही बात है, घर में तुम सारे काम खुद कर लो, अपने काम खुद कर लो, अपने कपड़े जगह पे रख लो, मेस ना क्रिएट करो, और तुम क्या कर सकते हो, और थोड़ा अपने जो खुद के सेल्फ वाले काम होते हैं ना, वो अरेंज, अपनी जो वो रहती है ना कबर्ड्स, वो खुद अरेंज कर लो, तो मम्मी पे काम कम हो जाएगा ना। अब तुम कुछ करते नहीं हो, इसलिए बेचारी मम्मी परेशान होती हैं। ओके, तो इसके लिए तुमको नहीं, इसीलिए प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता है।
इसीलिए वन ऑफ द रीजन कि प्लांट को रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं चाहिए। क्या रीजन हो गया पहला, कि प्लांट का हर पार्ट अपनी गैशियस एक्सचेंज की नीड खुद ही ऑलमोस्ट पूरी कर लेता है। पहला रीजन क्लियर हो गया, चलो बढ़िया। दूसरा रीजन देखते हैं, गैस एक्सचेंज इज वेरी लो एज कंपेयर टू एनिमल। अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो एनिमल्स की तरह इतना हाई फाई नहीं है, that rate is very very low, because again वही reason वही है, because each part is fulfilling its own need। हर पार्ट अपनी ज़रूरत खुद ही पूरी कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है, leaves are adapted for maximum gaseous exchange during photosynthesis। during this oxygen is released within the cell। अब जो लीव्स होती हैं मैक्सिमम गैशियस एक्सचेंज लीव्स के ही थ्रू होता है। क्यों होता है लीव्स के थ्रू, बताइए। बिकॉज लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं लीव्स में? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। तो जो मेजर गैशियस एक्सचेंज है वो होता है फ्रॉम द लीव्स। अब क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस के लिए गैशियस एक्सचेंज हो ही रहा था, याद आ रहा है, लीव्स में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन निकलती है, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है कि उसी टाइम पर प्लांट कुछ ऑक्सीजन जो उसके यूज़ की है वो उसी पॉइंट पर यूज़ कर लेता है, और जो भी स्पेयर है, एक्स्ट्रा है, इट जस्ट रिलीज आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। So these are the three reason why plants do not need respiratory system। पहला, क्योंकि हर पार्ट अपनी ज़रूरत खुद पूरी कर लेता है। दूसरा, जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ वेरी वेरी लो एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एंड लास्टली, जो मैक्सिमम एक्सचेंज है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे होता है, गैशियस एक्सचेंज फ्रॉम लीव्स, एंड दस ड्यूरिंग दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड विद इन द सेल। तो उसी टाइम पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है, इसीलिए एज सच रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस के लिए गैशियस एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम द लीव्स, उसी टाइम पे सेल अपनी ऑक्सीजन की डिमांड भी पूरी कर लेती है। एम आई क्लियर टू यू? ऑल द थ्री रीजन्स क्लियर टू यू? बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। ओके, नाउ मोस्ट लिविंग सेल्स हैव कॉन्टैक्ट विद एयर, दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस। अब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि प्लांट में ब्रीदिंग कैसे होती है। ब्रीदिंग इन द सेंस, हाउ डज प्लांट जस्ट टेक और मतलब क्या बोलना चाहिए, गैशियस एक्सचेंज प्लांट में बेसिकली कैसे होता है। ब्रीदिंग इज सिंपली ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेट करना। तो प्लांट में ये चीज़ कैसे हो रही है, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। Most living cells have contact with air, they are located close to the plant surface। सबसे ज़्यादा तो जो सारी सेल्स हैं वो सरफेस के पास हैं। तो आप सरफेस के पास होने का मतलब समझ रहे हो, क्लोज टू द सरफेस। उसका ये मतलब है कि एटमॉस्फेयर से गैशियस एक्सचेंज इज़ अ ईजी प्रोसेस। बहुत ईजिली एटमॉस्फेयर से गैशियस एक्सचेंज हो सकता है। In stems, living cells are organized in thin layers beneath the bark. They also have lenticels। अगर स्टेम की बात करते हैं तो क्या होता है, स्टेम की सेल्स जो होती हैं वो जस्ट बार्क के नीचे होती हैं, और बार्क में मैंने अभी आपको समझाया था उनमें लेंस शेप की सेल्स होती हैं जिसे लेंटिसेल्स बोलते हैं, तो उनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। थर्ड, इन लीव्स का तो सबको ही पता है। स्टेम्स एंड रूट्स, इन लीव स्टेम्स एंड रूट पैरेन्काइमा सेल्स आर लूजली पैक्ड दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस। अगर हम बात करते हैं लीव स्टेम रूट्स की, तो उसमें क्या होता है, उसमें पैरेन्काइमा ऐसे अरेंज होता है कि एयर स्पेसेस होती हैं, प्लस लीव्स में स्टोमेटा भी होते हैं, उनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज हमको देखने को मिल जाता है। ओके, इतना क्लियर? आगे चलें। अब complete combustion of glucose yields energy, most of which is given out as heat। अब इसीलिए उन्होंने बोला कि हम करते क्या हैं, हम complete combustion करते हैं ग्लूकोज का। Now what do you mean by combustion? Combustion is, बोलो क्या होता है, burning in presence of oxygen। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को भी ब्रेक कर देना, बर्न कर देना, तोड़ देना, जला देना, वो कहलाता है combustion। If we combust व्हाट, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, देख लो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, अभी मैंने आपको समझाया, जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस में यही रिएक्शन उल्टा पढ़ा था। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर रेस्पिरेशन वेयर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू, किस फॉर्म में से हम कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP। Clear? Okay. Now, this energy is utilized to synthesize other molecule। आप बोलोगे या पता है हमें, don't tell me again and again। तो this is the whole theme या whole concept of respiration, कि cellular respiration में होता क्या है। अभी सिर्फ इतना समझा है, कैसे होता है अभी मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। वही तीन क्वेश्चन होते हैं ना, कब, क्यों, कैसे वाले।
तो अभी मैं सिर्फ आपको क्या समझा रही हूँ, कब तो नहीं बोलना चाहिए, कब तो चलो ठीक है फोटोसिंथेसिस के बाद होगा। मैंने आपको ये समझाया कि होता क्या है अभी, व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कैसे होता है और कहाँ होता है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ये आप सीखोगे इन द अपकमिंग वीडियोस। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करा है व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज द एंटायर थीम ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब कैसे और कहाँ, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, नाउ यू नो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, पता है कि नहीं पता, बताओ जल्दी से। कैटाबॉलिज्म रिवाइज करके आओ, बार बार थोड़ी हम बताते रहेंगे आपको। ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म मीन्स किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करना। नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट. Glucose is oxidized in several small steps. It enables some steps to couple released energy to ATP synthesis. अब हमको वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, आपको ये समझ में आ गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन की पूरी थीम इस चीज़ पर बेस्ड है कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ेंगे और वहाँ से कुछ तो भी एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पूरी अभी तक की पूरी वीडियो में आपको इतनी सी बात याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। आप सिर्फ इतना याद रखो कि ठीक है, रेस्पिरेशन का ये मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अब, और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये जो ब्रेक डाउन होने वाला है ग्लूकोज का, जो ब्रेक डाउन होने वाला है ग्लूकोज का, वो किसी सिंगल स्टेप में नहीं होगा, वो बहुत सारी मल्टीपल स्टेप्स में होगा और उन्हीं स्टेप्स में निकलेगी किसी ना किसी में पक्के से एनर्जी, और वो हम सीखेंगे बाद में। अभी इतना समझो कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। सिंगल स्टेप में होगा, नो नेवर, सिंगल स्टेप में नहीं होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होगी और वहां पर हमको एनर्जी मिलेगी, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच। क्लियर? Now during respiration oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released. Easy, आपको इक्वेशन याद है तो आपको ये बात पता है। Certain organisms are adapted to anaerobic conditions, some are facultative anaerobes, others are obligate. अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होते हैं एनारोबिक, आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि सीधी बात यह है कि उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस चैप्टर में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। पहले एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सारा काम होने वाला है, जैसे कि हम, दूसरे हो गए एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एंड इन एनारोबिक यू नो द एनारोबिक्स कैन बी ऑफ टू टाइप, फैकल्टेटिव एनारोब एंड ऑब्लिगेट एनारोब। तो फैकल्टेटिव एनारोब एंड ऑब्लिगेट एनारोब क्या होते हैं? ऑब्लिगेट एनारोब्स वो होते हैं जिनको कभी भी ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, जो स्ट्रिक्टली एनारोबिक हैं। और फैकल्टेटिव एनारोबिक का क्या मतलब है? वो वैसे तो एनारोबिक है लेकिन अगर ऑक्सीजन मिली तो वो आराम से एरोबिक तरीके से भी काम कर सकते हैं। कहानी क्लियर? पक्का समझ में आ गया बात? तो हमको रेस्पिरेशन में ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको रेस्पिरेशन में? सेपरेटली डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ना होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी थीम ऑफ द रेस्पिरेशन क्लियर हो गई है और मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी से ये समझाया है व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आने वाली वीडियो में अब हम शुरू करेंगे हाउ डज सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, द एंटायर प्रोसेस वी हैव टू स्टडी। तो अभी अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को पूछ लो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, और नहीं तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।